अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है, मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ। मैं आपको एक्सरसाइज अब इस चैप्टर की करवाऊँगी। जी स्टूडेंट्स, इसमें देखें, सबसे पहले हम इसको एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वर्ड टू वर्ड लर्निंग मेरे साथ पूरे बुक के चैप्टर की कर ली है, डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर की, तो ये एक MCQ भी आप ऐसा नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हर चीज़ आप खुद ही सॉल्व कर पाएंगे और आपको याद करने में भी मज़ा आएगा, सॉल्व करने में भी मज़ा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं 3 पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के करेक्ट ऑर्डर में बताएं कौन कौन से होते हैं। आपको पता है DJI, पहले ड्यूडेनम, फिर जिजुनम, फिर आइलियम। DJI, ठीक है, ड्यूडेनम, जिजुनम, आइलियम, ये हमने पीछे डिटेल में पढ़ा। अच्छा, अब वो कहते हैं वेव लाइक मूवमेंट जो होती है मसल्स की, जिन्होंने फूड को पुश करना है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो फूड आगे की तरफ धक्का मार मार के आगे की तरफ भेज रही हैं, वो वेव लाइक मूवमेंट क्या होती हैं? आपको पता है पेरिस्टालसिस होती हैं, पीछे हमने डिटेल में पढ़ा है। पेरिस्टालसिस वाले टॉपिक में मैंने आपको डिटेल में बात बताई है। वो जो वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हैं उनको पेरिस्टालसिस कहते हैं। अच्छा, द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर नो केमिकल डाइजेशन टेक प्लेस, बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जहाँ पे कोई केमिकल डाइजेशन नहीं हो रही। याद करें, ओरल कैविटी में पार्शियल केमिकल डाइजेशन हुई थी कार्बोहाइड्रेट की, स्टमक में भी केमिकल डाइजेशन हुई है, ठीक है। केमिकल डाइजेशन वो होती है जिसमें बॉन्ड टूटते हैं, वो जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो बॉन्ड बने हुए हैं उन बॉन्ड को तोड़ा जाता है, ये केमिकल डाइजेशन होती है, ठीक है। तो ओरल कैविटी में भी हुई थी, स्टमक में भी प्रोटीन की हुई थी, ड्यूडेनम में भी हुई थी। इसोफेगस ऐसा पार्ट है जहाँ पे कोई केमिकल डाइजेशन नहीं होती, फूड पाइप, ठीक है। अगर पूरा चैप्टर आप मेरे साथ में बार बार आपको कह रही हूँ पढ़ेंगे तो ये चीज़ सारी आपको खुद सोल्व होंगी। कोई MCQ बुक के अंदर से आ जाए, बुक के बाहर से आ जाए, आपको कोई मसला पेश नहीं आने वाला, ठीक है। विच ग्रुप ऑफ एंजाइम जो होते हैं वो स्टार्च को तोड़ते हैं, खुद ही मुझे बताएं। अमाइलेज याद है आपको, ओरल कैविटी में स्लाइवरी अमाइलेज थे, फिर पेनक्रियाटिक अमाइलेज थे। अमाइलेज ने हमेशा स्टार्च को तोड़ना है, और किस चीज़ में तोड़ना है? माल्टोज में तोड़ना है, ये भी आपको याद होगा। अच्छा, पेनक्रियाज जो होता है उसने डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करने होते हैं, और इनको कहाँ पे रिलीज़ करना होता है? खुद ही मुझे बताएं, ड्यूडेनम के अंदर रिलीज़ करना होता है, ठीक है। ये देखें, ये पेनक्रियाज है, स्टमक के पीछे उसने डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ करने थे और उनको ड्यूडेनम के अंदर डालना है, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है कि स्टमक के अंदर जो पेप्सिनोजन है उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करना था। किसने कन्वर्ट करना था? HCl ने कन्वर्ट करना था, आपको याद होगा। वो कहता है विच पार्ट में आर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन डाइजेस्टेड, वो कौन सा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट था जहाँ पे तीनों चीज़ें डाइजेस्ट हो रही थी? याद है आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में तीनों चीज़ें डाइजेस्ट होती थी, ड्यूडेनम में। देखें, ये हमने डिटेल में पढ़ा इस बात को। देखिए, ये ड्यूडेनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम पार्ट है उसमें तीनों चीज़ें डाइजेस्ट होती हैं, प्रोटीन भी, कार्बोहाइड्रेट भी, लिपिड भी, सही है। क्योंकि पेनक्रियाज की स्क्रीशन यहाँ पे आ रही होती हैं, और जो पेनक्रियाज की स्क्रीशन में उसमें तीनों तरह के एंजाइम्स हैं जो हर चीज़ को तोड़ देंगे, बेशक घी हो, बेशक दाल चावल हो, बेशक गोश्त हो, हर चीज़ को, ठीक है। मतलब कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, लिपिड हो, हर चीज़ को तोड़ देंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम आपको पता है कहाँ पे पाया जाता है? सॉरी, ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ पे पाया जाता है? ये पेनक्रियाटिक जूस में होता है, ये बात हमने पढ़ी हुई है डिटेल में। इसके अलावा वो कहते हैं जो कॉमन बाइल डक्ट होती है वो बाइल लेकर जाती है गाल ब्लैडर से, कहाँ पे लेके जाती है? ड्यूडेनम में लेके जाती है, ये भी हमने डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसके अंदर, उसके ऊपर काफ़ी फोल्ड्स होते हैं, और विलाई और माइक्रोविलाई भी होते हैं। वो क्यों होते हैं ये मैंने आपको बताया था जब ये टॉपिक पढ़ाया था, बार बार ही मैंने इस बात को जोर दिया था कि टू प्रोमोट द फूड एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया ज़्यादा हो, ताकि सरफेस एरिया ज़्यादा हो, ज़्यादा फूड की एब्जॉर्प्शन हो पाए, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमने ऐसे MCQ कर लिए, हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ये जो सारे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर आपने मेरे साथ पूरा चैप्टर पढ़ लिया है तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आपके हो गए हैं, लॉन्ग भी हो गए हैं, सब कुछ हो गया आपका, ठीक है। रोल ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इन डाइजेशन, क्या सलाइवरी ग्लैंड का रोल है? आप मुझे खुद बताएं। सलाइवा प्रोड्यूस करना, यहीं से आपने लिखना है कि सलाइवरी ग्लैंड ने क्या करना होता है। ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये अटैच विद ओरल कैविटी, और इन्होंने सलाइवा प्रोड्यूस करना होता है। और फिर आपने ये भी सारा बता देना है कि सलाइवा के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या, इतना आपने बता देना है, ठीक हो गया। तो ये अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू द टर्म्स स्वेलविंग एंड पेरिस्टालसिस मीन? बहुत आसान है। स्वेलविंग में आपने सारा स्वेलविंग में आपने बताना है कि वो कहते हैं स्वेलविंग का क्या मतलब है। मैंने आपको बताया था स्वेलविंग का क्या मतलब होता है, फूड का ओरल कैविटी से फेरिंक्स में जाना, इसको स्वेलविंग कहते हैं ना। तो आपने इसमें स्वेलिंग को सारा डिटेल में बताना है। स्वेलविंग की वजह से बैलेंस बनता है, फूड को स्वेलो करने की वजह से, और स्वेलविंग जब आप कर रहे हो तो उसमें ये वाले स्टेप्स आते हैं, 3 स्टेप, ये भी आपने बताने हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जब आप ये सारी चीज़ें लिखते हैं तो आपको 2 में से 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था स्वेलविंग वाला सारा क्वेश्चन आपने कैसे अटैम्प्ट करना है, जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था, ठीक हो गया। तो उस तरीके से आपने, और पेरिस्टालसिस का क्या मतलब है? पेरिस्टालसिस की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है ये।
तो ये पेरिस्टालसिस की सारी डेफिनेशन आपने लिख देनी है, ठीक हो गया। वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये यहाँ से वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो फूड को मूव कर रही होती हैं, ठीक हो गया, उनको पेरिस्टालसिस कहते हैं। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं, अच्छा पेरिस्टालसिस में आपने तो क्या लिखना, इधर तो लिखा हुआ है ना कि ये चूँकि हम जब ईसोफेगस की बात कर रहे थे, फूड पाइप की बात कर रहे थे, तो तब हमने पेरिस्टालसिस का तज़किरा किया था, तो तब उन्होंने इसलिए उन्होंने यहाँ पे ईसोफेगस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन जब आपने जनरल पेरिस्टालसिस की डेफिनेशन लिखनी है ना, तो आपने लिखना है कि वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दैट मूव फूड अलोंग द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, जिन्होंने पूरे एलिमेंट्री कैनाल में आपकी फूड को मूव करना होता है, उन वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। तो ये आपने लिखना है। उसमें वो कहते हैं कि फंक्शन ऑफ HCl इन गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस में HCl का क्या काम है, बहुत आसान बात है, ये 2 काम थे HCl के। पहली बात पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना, ये देखें, और दूसरा जो खाने के अंदर पैथोजेनिक बैक्टीरिया थे उनको तोड़ना, उनको ख़त्म करना, उनको किल करना, ये इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम था, ये भी हो गया। तीसरी चीज़ उन्होंने पूछी है पेनक्रियाटिक जूस का क्या रोल होता है फूड की डाइजेशन में, बहुत आसान बात है, ये देखें, ये पेनक्रियाटिक जूस के अंदर ये सारा आपने लिख देना है। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर पेनक्रियाटिक एंजाइम होते हैं, 3 तरह के एंजाइम होते हैं जिन्होंने क्या क्या काम करना होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड सबको डाइजेस्ट कर देना है। और इसके अलावा आपने बता देना है कि इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है जो क्या काम करता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लिख देना है, ठीक हो गया। इसके अलावा अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ विलाई पे आप ब्रीफ नोट लिखें, बहुत आसान है। विलाई वाला मैंने आपको सारा डिटेल में पढ़ाया हुआ है कि विलाई क्या होती है, तो आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। पहले विलाई की डेफिनेशन बतानी है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल के अंदर फोल्ड्स होते हैं, यहाँ से स्टार्ट करना है आपने, और सारा आपने एंड तक बताना है, यहाँ तक, ठीक हो गया, यहाँ तक बताना है कि विलाई जो होता है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों की एब्जॉर्प्शन होती है। लैक्टियल, विलाई के अंदर ही तो सारी चीज़ें मौजूद हैं, ब्लड कैपिलरीज, लैक्टियल, ठीक हो गया। ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या एब्जॉर्ब होता है, लैक्टियल के अंदर क्या एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि उसने कहा है नोट लिखें, तो नोट का मतलब है आपने सारा डिटेल में लिखना है, ठीक हो गया, फिर ही आपको नंबर मिलेंगे। अच्छा, कोजेज और सिम्टम ऑफ अल्सर, इसमें अल्सर वाला आपने सारा लिख देना है जो मैंने भी आपको सारा डिटेल में पढ़ाया। ये देखिए सिम्टम्स ऑफ अल्सर ये वाले सारे आ जाएंगे, ठीक है, और कोजेज ऑफ अल्सर ये आ जाएंगी। लेकिन इससे पहले आपने अल्सर की डेफिनेशन भी लिखनी है, ठीक है, ये सारा भी आपने लिखना है। पहले अल्सर को डिफाइन करें, बताएं गैस्ट्रिक अल्सर क्या है, ड्यूडेनल अल्सर क्या, फिर आप आगे जाएं। अगर जो उसने नहीं पूछा, लेकिन पहले आपने डेफिनेशन ज़रूर लिखनी है ताकि पता तो हो ना अल्सर है क्या, फिर ही अब आगे हम उसकी बात करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आपने डिटेल में क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया फूड की एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इंटरेस्टिंग वे में। और दूसरा हमने ओरल कैविटी के अंदर भी डाइजेस्टिव सिस्टम, ओरल कैविटी का क्या रोल है ये भी डिटेल में एक एक बात की है। स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ स्टमक डिटेल में एक एक MCQ, एक एक डायग्राम, एक एक शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन किया है। आप पूरा चैप्टर देखेंगे बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा, ठीक है। बोर्ड में देखना आपको कितनी आसानी होती है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ। अगर आप मेरा इस पूरे चैप्टर को देख लेते हैं ना, इसके लेक्चर्स, तो इससे बाहर आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, कोई MCQ इससे बाहर नहीं आएगा, कोई लॉन्ग क्वेश्चन, कोई शॉर्ट क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक हो गया। कोई कॉन्सेप्ट इससे बाहर नहीं आएगा। जस्टिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ लीवर भी मैंने आपको बताया है, और पेनक्रियाज का भी क्या रोल है ये भी सारा हमें डाइजेशन में पढ़ा है, ठीक हो गया। तो इन क्विजिंग क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, वैसे तो इतने कोई पूछते नहीं हैं लेकिन इनको भी हम देख ही लेते हैं। वो कहते हैं कि कुछ लोग, वाई डज समवन विद लिवर डिजीज़ हैव डिफ़िकल्टी इन डाइजेस्टिंग फ़ैट, जिसको लिवर डिजीज़ हो उसको फ़ैट को डाइजेस्ट करने में मुश्किल पेश क्यों आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जाहिर सी बात है, अगर लिवर डिजीज़ हो गया, लिवर बीमार हो गया, लिवर की कोई बीमारी आ गई, लिवर ख़राब हो गया, तो लिवर ने बाइल रिलीज़ करना है, बाइल रिलीज़ नहीं होगी। जब बाइल रिलीज़ नहीं हो रही तो बाइल नहीं तो जाके फ़ैट को डाइजेस्ट करना था, बाइल नहीं होगी तो फ़ैट को कोई डाइजेस्ट करने वाला है नहीं, तो ऐसे लोगों के अंदर इसलिए जो फ़ैट वाली फूड होती है, चिकनाई वाली खुराक, वो हज़म नहीं होती, ठीक हो गया। दूसरी बात वो कहते हैं कि वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ हेल्दी बैलेंस ऑफ गट बैक्टीरिया। वो कहते हैं गट के अंदर आपके जो एलिमेंट्री कैनाल है उन हेल्दी बैलेंस ऑफ बैक्टीरिया मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है। अच्छा, आप समझते होंगे ये पूरा आपका एलिमेंट्री कैनाल है, आपको लगता होगा बैक्टीरिया सारे गंदे ही होते हैं, लेकिन नहीं, बहुत से बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं। तो आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर अच्छे बैक्टीरिया रह रहे होते हैं, खासतौर पर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। वो बैक्टीरिया विटामिन K बनाते हैं, ठीक हो गया। और ये विटामिन K बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब आपको कभी कट वगैरह लगता है ना तो ब्लीडिंग होती है, तो आप देखते हैं फ़ौरन आपकी ब्लीडिंग रुक जाती है थोड़ी देर बाद, वो विटामिन K की वजह से रुक पाती है। विटामिन K की अगर कमी हो जाए ना तो वो ब्लीडिंग ना रुके आपकी, तो खुद ही सोचे अगर ब्लीडिंग ना रुके तो ब्लड सारा लॉस्ट हो जाएगा, तो आपकी तो डेथ हो सकती है। तो इतना इंपॉर्टेंट विटामिन K है। और विटामिन K कौन बना रहा है, बैक्टीरिया बना रहे हैं जो गट के अंदर है, इसलिए इनका हेल्दी बैलेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तीसरी बात क्या है,
वो कहता है कि हाउ कैन अ मैल फंक्शन इन कार्डियक स्फिंक्टर लीड टू एसिड रिफ्लैक्स। जाहिर सी बात है, वो कहता है अगर आपका कार्डियक स्फिंक्टर ख़राब हो जाता है, मैल फंक्शन हो जाता है, तो उससे एसिड रिफ्लैक्स हो जाता है। कैसे? इसका क्या मतलब है? ये देखिए, ये स्टमक है आपका, इधर ही मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। ये आपका कार्डियक स्फिंक्टर है जो इसोफेगस और स्टमक के कार्डियक एंड के दरमियान में होता है, इसको हम कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। वो कहता है अगर ये ख़राब हो गया, खुद ही सोचिए, अगर ये ख़राब हो जाएगा तो खाना सारा निकल के यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो जब खाना निकल के यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे एसिड भी है, एसिड भी ऊपर की तरफ जाएगा, एसिड रिफ्लक्स हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि कैसे कार्डियक स्फिंक्टर जब ख़राब हो जाएगा तो एसिड रिफ्लक्स होगा, क्योंकि जब कार्डियक स्फिंक्टर ख़राब हो जाएगा तो जो खाना है उसके बैक फ्लो को, जो बैक फ्लो ऑफ फूड है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। जब वो रोकने वाला नहीं है, वो ख़राब हो चुका है, तो सारा खाना निकल के ऊपर की तरफ जाएगा, जिससे पेशेंट को क्या होना शुरू हो जाएगा, हार्ट बर्न होना शुरू हो जाएगा। इसलिए अक्सर लोग कहते हैं मेरे सीने में जलन हो रही है खाना खाने के बाद ना, तो उसकी यही वजह होती है, सीने में जलन होने की यही वजह होती है कि आपके स्टमक के अंदर जो एसिड होता है ना, वो यहाँ से निकल के ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। क्यों ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है? क्योंकि उनका जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है ना, ये थोड़ा ख़राब हो जाता है, थोड़ा लूज़ हो जाता है, ठीक है। ख़ासतौर पर जो लोग मोटे होते हैं, जो लोग ज़्यादा चाय वगैरह पी रहे होते हैं, जो लोग ज़्यादा ये चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं, अल्कोहल वगैरह ज़्यादा ले रहे होते हैं, उनके अंदर स्मोकिंग ज़्यादा कर रहे होते हैं, उनके अंदर ये मसले आ रहे होते हैं, ठीक है। वो कहता है वाई इट इज़ नेसेसिटी टू स्टोर बाइल इन गाल ब्लैडर बिफोर इट इज़ रिलीज्ड। वो कहता है गाल बाइल को रिलीज़ करने से पहले गाल ब्लैडर में स्टोर करना क्यों ज़रूरी है? मतलब ये बाइल लिवर ने बनाई तो उसको गाल ब्लैडर में क्यों स्टोर किया? क्यों? क्योंकि देखें, लिवर तो 24 घंटे बाइल बना रहा है, ठीक है, लेकिन आप 24 घंटे फैटी फूड तो नहीं खा रहे ना, जो चिकनाई वाला खाना है। तो जब चिकनाई वाला खाना यहाँ पे आएगा तो तभी क्या होगा, वो पैगाम भेजेगा गाल ब्लैडर को, गाल ब्लैडर अपनी बाइल यहाँ पे रिलीज़ करके भेज देगा। अगर आगे पीछे जब अब मैं खाना ही नहीं खा रही और मेरा सारा गाल ब्लैडर से जो बाइल है वो गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर नहीं हो रहा, बल्कि सारा डायरेक्ट बाइल लिवर से यहीं पे आई जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, तो वो तो मेरा बाइल ज़ाया ही होता रहेगा ना, उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। वो तो सारा ज़ाया होकर फिर सारा बॉडी से बाहर आई जा रहा है, तो ये तो चीज़ ज़ाया हो रही है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने उसको ज़ाया होने से बचाने के लिए पहले वो जो लीवर बाइल बना रहा है उसको गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर किया जाता है, ठीक है। फिर जब मैं खाना खाऊंगी, फैटी फूड खाऊंगी, जब मुझे मेरी बॉडी की ज़रूरत होगी, फिर वहाँ से रिलीज़ होके वो बाइल ड्यूडेनम के अंदर आ जाएगा और आके उस फूड को डाइजेस्ट कर देगा। आगे पीछे वो गाल ब्लैडर के अंदर ही स्टोर रहेगा, ठीक हो गया। तो ये इस तरह मैंने आपको सारी एक्सरसाइज डिटेल में पढ़ाई, पूरा चैप्टर हमने अच्छे से कवर कर लिया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।